हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग सर। योर बायोलॉजी में तो अक्षय क्लास। बेटा लास्ट क्लास में एंडोमेम्ब्रेन क्या बात कर रहे थे बेटा? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो होता है ये होता है बेटा कि आपके इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज इन सीक्वेंस। ठीक है, तो अब होता क्या है बेटा कि हर एक ऑर्गेनेल्स का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और ये सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज जो होती है एक दूसरे को कोरिलेट करती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा इसमें आपके क्या पढ़ेंगे? प्रोटोप्लाज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं बेटा। मैंने आपको बताया था नॉर्मली कोई भी जो सेल्स होती उस सेल्स में आउटर मोस्ट लेयर जो होती क्या बोलते हैं बेटा? सेल एनवलप कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सेल एनवलप कहेंगे। और इस सेल एनवलप के साइड में जितनी भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती है उन सेलुलर स्ट्रक्चर्स को हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे बेटा? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। अब देखो इसमें हम सारी चीजें पढ़ेंगे, पूरा सेल का ब्रीफ स्टडी इसी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे बेटा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में डीएनए होता है। इसके अलावा यहां पर क्या होते हैं बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स होंगे। क्या होंगे बेटा? सेल ऑर्गेनेल्स। आया समझ में? तो इन सभी स्ट्रक्चर्स को इनसाइड द सेल एनवलप कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करते हैं बेटा प्रोटोप्लाज्म की। इट इज ए कॉम्प्लेक्स ग्रेनुलर इलास्टिक और विस्कस एंड कलरलेस सब्सटेंस। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है बेटा? इस जगह पर एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है और उस जेली लाइक सब्सटेंस को हमने किस में पढ़ा बेटा? प्रोटोप्लाज्म में पढ़ा। ठीक है, और इसमें सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं। इट इज सेलेक्टिवली और डिफरेंशियली परमेबल। इट इज कंसिडर्ड एज पॉलीफेजिक कोलोइडल सिस्टम। क्या होता है बेटा? पॉलीफेजिक कोलोइडल सिस्टम। कोलोइडल सिस्टम का मतलब क्या होता है कि कोई भी सॉल्यूशन होता है, क्या होता है बेटा? सॉल्यूशन, तो उसमें एक तो होगा बेटा आपके सोल्यूट प्लस एक होता है बेटा सोलवेंट। क्या होता है? सोलवेंट। तो जो सोल्यूट होता है अगर पार्शियल डिसॉल्व होता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इस में क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीफेजिक कोलोइडल सिस्टम। या समझ में? ठीक है, डिस्कवरी की बात करते हैं बेटा। ठीक है, हक्सले डिफाइन इट एज फिजिकल बेसिक ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इस सेल में इस जगह पर क्या होता है बेटा? नॉर्मली यहां पर आपको ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि मैं ये माइटोकॉन्ड्रिया कर देता हूं, इस जगह पर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो ये सारी की सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो होती है वो किस में कंप्लीट होती है बेटा? साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म में कंप्लीट होती है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? फिजिकल बेसिस। आप मान सकते हो इसे कि ये किसी भी सेल का एक प्ले ग्राउंड होता है। क्या होता है बेटा? प्ले ग्राउंड होता है। मतलब जितनी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो किस में होगी बेटा? आपके प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म में होती है। डुजार्डिन डिस्कवर्ड इट एंड कॉल्ड देम सार्कोड। क्या कहेंगे बेटा इसे? सार्कोड। डुजार्डिन ने क्या नाम दिया बेटा इसे? सार्कोड नाम दिया। 1835 में डिस्कवर किया था और नाम दिया था बेटा सार्कोड। याद रखना ये। ठीक है, उसके बाद में परकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया बेटा। क्या नाम दिया है? परकिंजे ने इसे प्रोटोप्लाज्म नाम। वैसे प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी का क्रेडिट जो जाता है वो परकिंजे को ही जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है ना तो वो यहाँ पे परकिंजे ही इसका करेक्ट आंसर हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इसमें देखो इसके केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होता है भाई सीधी सी बात है, ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, इस जगह पर ये क्या भरा होता है बेटा? एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। तो इसमें मोस्टली तो वाटर होगा। क्या होगा बेटा? वाटर होगा। अब इस वाटर के अलावा इसमें बहुत सारी चीजें भरी होती है जिसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। इसके अलावा और भी
मेटल्स आयंस होते हैं, ठीक है। देखो वाटर की बात करते हैं, कितने परसेंट वाटर दिया गया बेटा यहाँ पे 75 से 80% वाटर दिया गया। अब ये वाटर जो होता है हर सेल की स्ट्रक्चर में डिफरेंट रहेगा, ठीक है। उसके फंक्शन के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इसमें वाटर की अमाउंट जो होती है वो वेरिएबल होती है। जैसे कि आपकी बात करते हैं बोन्स की ओस्टियोसाइट सेल्स होती है, उस ओस्टियोसाइट सेल्स में वाटर कम हो जाएगा क्योंकि मैट्रिक्स रफ हो जाता है, ठीक है। हाँ, बात करते हैं बेटा प्रोटीन। प्रोटीन होता है कितना 10 to 25%, ठीक है। उसके अलावा लिपिड्स होंगे बेटा 2 to 3%। कार्बन की बात करते हैं तो 20% होता है। ऑक्सीजन होता है बेटा 62%। हाइड्रोजन कितना होगा बेटा 10%, ठीक है। नाइट्रोजन 3%। और इनऑर्गेनिक मेटल्स या आयंस की बात करते हैं तो ओनली 1%, ठीक है। ये है बेटा आपके आयंस, ठीक है। क्या है बेटा आयंस। और ये आयंस जो होते हैं सेल में ओस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं बेटा ओस्मो रेगुलेशन का काम करेंगे। आया समझ में। ट्रेस एलिमेंट की बात करते हैं तो बेटा ये होते हैं ओवरऑल कितने 5% होंगे, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, आयोडीन एंड आयरन। ये है बेटा ट्रेस एलिमेंट। क्या होते हैं बेटा ट्रेस एलिमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है बेटा इसमें साइक्लोसिस मूवमेंट। क्या आता है बेटा साइक्लोसिस मूवमेंट। समझते हो साइक्लोसिस मूवमेंट क्या होता है, ठीक है। जैसे कि कोई ये एक सेल है, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा बेटा न्यूक्लियस। क्या आ जाएगा इसमें न्यूक्लियस आ जाएगा, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में यहां पर क्या भरा होता है बेटा यहाँ पे साइटोप्लाज्म फील्ड। क्या फील्ड होता है बेटा साइटोप्लाज्म फील्ड होता है, ठीक है। अब इस साइटोप्लाज्म में वन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। क्या होता है बेटा वन डायरेक्शनल मूवमेंट। समझ में। किसी भी सेल के साइटोप्लाज्म में होने वाला वन डायरेक्शनल मूवमेंट जो होता है उसे हम बोलते हैं बेटा साइक्लोसिस मूवमेंट। क्या कहेंगे साइक्लोसिस मूवमेंट, ठीक है। ठीक है, तो यहां पे दे रखा है बेटा साइक्लोसिस मूवमेंट आर शोन बाय प्रोटोप्लाज्म। दीज आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक तो होता है बेटा रोटेशनल। क्या कौन सा होता है बेटा रोटेशनल इन वन डायरेक्शन आइदर क्लॉकवाइज होगा या फिर आइदर एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसका एग्जांपल है बेटा आपके हाइड्रीला एंड वेलिस्नेरिया। एक्वाटिक प्लांट है ये। क्या है बेटा आपके एक्वाटिक प्लांट है। आया समझ में, ठीक है। दूसरा है बेटा इसमें नेक्स्ट रोटेशनल। क्या होता है बेटा रोटेशनल। रोटेशनल की बात करते हैं तो ये तो हो गया बेटा आपके। दूसरा आता है बेटा सर्कुलेशन, ठीक है। इसमें आता है बेटा मल्टी डायरेक्शनल मूवमेंट अराउंड वैक्यूल। एग्जांपल आ जाता है बेटा ट्रेडिस्केंशिया, ठीक है। अब नॉर्मल क्या होता है बेटा जैसे कि यहाँ पे सेल है, इस सेल में क्या होता है बेटा ये न्यूक्लियस और इसका ये मैक्सिमम पार्ट जो है इसे हम क्या कहेंगे बेटा वैक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे वैक्यूल। वैक्यूल तो जानते हो। प्लांट सेल में क्या होता है बेटा कि जैसे जैसे सेल टाइम स्पेंड करती है उसमें साइटोप्लाज्म के अमाउंट डिक्रीज हो जाती है और एक ब्लैंक स्पेस बन जाता है जिसे हम वैक्यूल कहते हैं। अब इसमें क्या होता है बेटा साइटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म क्या करता है बेटा इसके अराउंड मूवमेंट करता रहता है जिसे हम बोलते हैं बेटा सर्कुलेशन। क्या कहते हैं सर्कुलेशन। इट्स शो स्टिमुलेशन और इरेटिबिलिटी। इरेटिबिलिटी का मतलब होता है बेटा जितनी भी माइनर एक्टिविटी या मोबिलिटी होती है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म इज पॉलीफेजिक। क्या होता है बेटा पॉलीफेजिक। पॉलीफेजिक का मतलब कि ये इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो चेंज होती रहती है और ये क्या होता है बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। किसी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या करेगा बेटा सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। आया समझ में, ठीक है। उसके अलावा होता है बेटा ये सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्या है बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है बेटा किसी भी सेल में सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। जैसे अमीबा जो होता है उसमें सोल जेल ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ना वो क्या करता है बेटा उसके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। जैसे कि ये अमीबा की बात करते हैं दो जोन होते हैं बेटा। ये वाला जो पार्ट होता है इसमें एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। और ये वाला पार्ट सेंटर वाला इसमें भी एक लिक्विड भरा होता है। बाहर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बेटा इसमें लिक्विड को सोल कहेंगे और अंदर वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे बेटा
जेल कहेंगे। आया समझ में? अब ये क्या करता है बेटा, इस जगह से अंदर एंटर कर जाएगा यहां पे, तो सोल का किस में कन्वर्ट हो रहा है, जेल में, इसे जेलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, जेलेशन। और जेल यहां से बाहर निकल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे हम कहेंगे बेटा सोलेशन। इसका मतलब होता है बेटा कि जो सोल होता है ये थोड़ा सा इसकी कंसंट्रेशन कम होती है, मतलब ये ज्यादा लिक्विड होता है थोड़ा सा, ठीक है। और जेल की बात करते हैं तो जेल जो होता है थोड़ा सा रफ होता है, उसकी कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। ये हाईली विस्कस होता है। हाईली विस्कस का मतलब होता है कि ये काफी ज्यादा रफ होता है। क्या होता है बेटा, रफ होता है। इसमें वाटर की अमाउंट जो होती है वो थोड़ी सी सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कम होगी, ठीक है। इट कोएगुलेट एट 60 डिग्री सेंटीग्रेड और अबोव और इफ ट्रीटेड विद कंसंट्रेटेड एसिड और बेस। मतलब समझ में आया बेटा कि अगर किसी सेल को मैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ट्रीट करता हूं तो ये सेल क्या होगी बेटा, कोलैप्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कोलैप्स हो जाती है। या मैं इसे हाई एसिड में रखता हूं या बेस में रखता हूं तो उस कंडीशन में सेल न्यूट्रल हो जाती है या इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो वो बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। इसे हम बोलते हैं बेटा कोएगुलेशन, ठीक है। मतलब इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी कंप्लीटली टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया बेटा आपके। अब आता है बेटा साइटोप्लाज्म। क्या आता है बेटा, साइटोप्लाज्म, ठीक है। द सब्सटेंस अकर अराउंड द न्यूक्लियस एंड साइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेनिंग वेरियस ऑर्गेनेल्स एंड इंक्लूजन्स कलेक्टिवली नॉन एज साइटोप्लाज्म। आया समझ में, ठीक है। इसमें यह कहा गया है कि ये आपके सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है बेटा न्यूक्लियस। क्या है बेटा, न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियस के तो बाहर, ठीक है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, यहां पर इस जगह पर जो लिक्विड सब्सटेंस भरा होता है उसे हम बोलते हैं बेटा साइटोप्लाज्म, ठीक है। द साइटोप्लाज्म इज ए सेमी सॉलिड जेली लाइक मटेरियल, ठीक है। इट कंसिस्ट इन एक्वस स्ट्रक्चरलेस ग्राउंड सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और हाइलोप्लाज्म और साइटोसोल। आया समझ में? इसमें क्या होता है बेटा, ये एक्वस इसलिए कहा गया है क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो किससे बना होता है, वाटर से बना होता है। किससे बना होता है बेटा, वाटर से बना होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इट फॉर्म अबाउट हाफ ऑफ द सेल्स वॉल्यूम एंड अबाउट 90% ऑफ वाटर। वही चीज बताया बेटा मैंने, किसी भी सेल का जो 50% पार्ट होता है वो तो उसका साइटोप्लाज्म ही कंटेन करेगा, ठीक है। और उसका भी साइटोप्लाज्म का 90% जो होता है वो किससे बना होता है बेटा, वाटर से बना होता है। और ये चीजें वेरिएबल है जो बार बार चेंज होती रहती है। इसमें आयंस होते हैं, इसमें बायोमोलिक्यूल्स होते हैं सच ए सुगर, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, टीआरएनए, एंजाइम्स, विटामिन एटसेट्रा, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये शुगर का मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। एमिनो एसिड जानते ही हो। न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये आपके न्यूक्लिक एसिड का एक पार्ट है बेटा। किसका पार्ट है, न्यूक्लिक एसिड का पार्ट है। न्यूक्लिक एसिड में भी डीएनए और आरएनए, ठीक है। और टीआरएनए तो होता है बेटा, आरएनए का एक टाइप होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए जब पढ़ते हैं उसमें टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए पढ़ते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंजाइम्स और विटामिन भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। साइटोसोल ऑल्सो कंटेन स्टोरेज प्रोडक्ट सच एज ग्लाइकोजन, स्टार्च, फैट, प्रोटीन इन कोलोइडल स्टेट। मतलब देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि साइटोप्लाज्म जो होता है, जैसे कि ये साइटोप्लाज्म है, ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, सेल शेप में कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, सेल शेप में। तो सेल शेप में इसके जितने भी सब्सटेंस होते हैं, यूजफुल सब्सटेंस, वो सब्सटेंस इसमें इंक्लूड रहेंगे। आया समझ में, इसमें प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म क्रिस्टेलोकोलोइडल सिस्टम। क्रिस्टेलोकोलोइडल सिस्टम का मतलब ये होता है कि बेटा इसमें कुछ सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं होते हैं। साइटोमेट्रिक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म, ठीक है, प्लाज्मा जेल एंड एंडोप्लाज्म जिसे प्लाज्मा सोल कहेंगे, ठीक है बेटा। समझना इस चीज को। जैसे आपने अभी मैंने बताया था कि ये जो सेल है इसमें ये क्या है बेटा, इसका न्यूक्लियस। क्या है बेटा, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब इसमें ये जो साइटोप्लाज्म है इसके दो जोन बने। कितने जोन बनेंगे बेटा, 2।
ये आउटर साइड में जो होता है इसे आप कहते हो बेटा एक्टोप्लाज्म। क्या कहते हो? एक्टोप्लाज्म। और अंदर जो होता है उसे हम कहते हैं बेटा एंडोप्लाज्म। क्या कहेंगे? आया समझ में? अब एक्टोप्लाज्म जो होता है वो थोड़ा सा रफ होता है, इसीलिए इसे ये हम यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा? जेल कहेंगे। यहाँ पे भी क्या है बेटा? जेल। लेकिन जो अंदर होता है वो थोड़ा सा कम रफ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? सोल कहेंगे। क्या कहेंगे? सोल। यही चीज मैंने क्या कही थी कि इसका साइटोप्लाज्म सोलेशन शो करता है, तो ठीक है, साइक्लोसिस शो करता है। अब साइक्लोसिस का मतलब क्या होता है कि जेल जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सोल में कन्वर्ट हो जाएगा। सोल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मूवमेंट होगा इसमें साइटोप्लाज्म का, वो होता है बेटा जेलेशन और सोलेशन। आया समझ में? ठीक है, तो बात करते हैं बेटा साइटोमेट्रिक्स is three-dimensional structure appears like a network of fine thread and these threads are called microfilaments। अब क्या होता है बेटा आपके किसी भी सेल में यहां पर क्या होगा बेटा? माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। और ये माइक्रोफिलामेंट्स क्या करते हैं बेटा? आपस में कनेक्टेड होकर एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं बेटा? नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और वो नेट लाइक स्ट्रक्चर इसकी शेप को डिसाइड करती है। किसी भी सेल का जो शेप होता है डिसाइड किया जाता है बेटा इनमें प्रेजेंट माइक्रोफिलामेंट से। ठीक है, इसीलिए इन्हें सेल स्केलेटन भी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? सेल स्केलेटन कहेंगे। ठीक है, एंड इट इज बिलीव टू बी ए पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। ये आ गया बेटा, क्या है बेटा? ये साइटोस्केलेटन। क्यों? क्योंकि इसमें इतने ज्यादा माइक्रोफिलामेंट और ट्यूबुल्स हैं कि सेल का शेप जो होता है वो डिसाइड किया जाता है इन माइक्रोफिलामेंट से, इसीलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल स्केलेटन या साइटोस्केलेटन कहेंगे। इट इज ऑल्सो कंटेन्स माइक्रोट्यूबुल्स एंड इंटरमीडिएट साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। क्या होंगे बेटा? माइक्रोट्यूबुल्स और इंटरमीडिएट साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट। द मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म इज टर्म्ड एज साइक्लोसिस। साइक्लोसिस का मतलब होता है बेटा इसमें ये साइटोप्लाज्म होता है ये मूवमेंट करता है। क्या करता है बेटा? मूवमेंट करता है। ठीक है, अब आ जाता है बेटा आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया। क्या जाता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है बेटा किसी भी सेल के लिए एक एनर्जी चेंबर का काम करता है। किसका काम करता है बेटा? एनर्जी चेंबर का काम करता है। उसका रीजन है कि जो ऑक्सीजन अंदर जाती है सेल में, रेस्पायरेशन हुआ। क्या हुआ बेटा? रेस्पायरेशन हुआ। अब रेस्पायरेशन होता है तो ऑक्सीजन कहां पर पहुंच जाती है? सेल में पहुंच जाती है। सेल में कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज। क्या है बेटा? सेल में कार्बोहाइड्रेट है बेटा, ग्लूकोज। तो उस कंडीशन में वो उस कार्बोहाइड्रेट को बर्न करेगा और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा बेटा? तो कोई भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कंप्लीट होती है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में एनर्जी जनरेट होती है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हम एनर्जी चेंबर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, समझो माइटोकॉन्ड्रिया का अगर आप वर्ड मीन निकालते हो, ठीक है, तो ये निकलता है बेटा माइटोज प्लस कॉन्ड्रियोन्स। क्या होता है? माइटोज प्लस कॉन्ड्रियोन्स। माइटो का मतलब होता है बेटा थ्रेड। क्या होता है? थ्रेड लाइक। और कॉन्ड्रियोन्स का मतलब होता है बेटा ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इस सेल में ऐसे थ्रेड लाइक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो बेटा इसका वर्ड भी निकालते हैं। माइटो माने थ्रेड और कॉन्ड्रियोन्स माने ग्रेन्यूल्स। माइटोकॉन्ड्रिया आर सेमी ऑटोनोमस हैविंग होलो सेक लाइक स्ट्रक्चर्स। सेमी ऑटोनोमस क्यों कहेंगे बेटा? क्योंकि सेल में दो सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जिनमें सेल्फ डीएनए प्रेजेंट होता है। भाई एक तो न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होगा भाई, ठीक है, समझो इस चीज। ये इसका न्यूक्लियस है और इसमें खुद का डीएनए है। ठीक है, इसका मतलब डीएनए अपनी रेप्लिकेशन कर सकता है। लेकिन क्या होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है और वो होता है बेटा सर्कुलर डीएनए।
अब डीएनए में रेप्लिकेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ओरिजिन खुद कर सकते हैं, खुद को प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए उनको हम ऑटोनोमस कहेंगे। लेकिन यहां पर आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, सेमी ऑटोनोमस आ रहा, पूरा का पूरा ऑटोनोमस नहीं है, उसका रीजन है, इसमें खुद का डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और यहां पर ये क्या है बेटा, इसका न्यूक्लियस का डीएनए। अब जब अगर इसे रेप्लिकेशन करना होगा तो उस रेप्लिकेशन के लिए कमांड कौन करेगा बेटा, न्यूक्लियर डीएनए करेगा। कौन करेगा, न्यूक्लियर डीएनए करता है। इसीलिए इसके फॉर्मेशन, बायोजेनेसिस या सिंथेसिस के लिए किसका रेगुलेशन जरूरी होता है, सेलुलर डीएनए का प्रेजेंस या रिकमेंडेशन जरूरी होता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल। तो दो ऑर्गेनल आप पढ़ोगे इसमें, एक तो जो अभी आप पढ़ रहे हो कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या पढ़ रहे हो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, और एक पढ़ोगे बेटा आप प्लास्टिड। दोनों में खुद का सेल्फ डीएनए होता है, ठीक है। हाँ बेटा, ओक्यूरेंस की बात करते हैं तो ये जितनी भी यूकेरियोटिक सेल्स होती है इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। लेकिन आरबीसी जब मेच्योर हो जाती है तो उसमें न्यूक्लियस, सॉरी, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट, ठीक है। मेच्योर आरबीसी में ये नहीं होते हैं, ठीक है। हाँ, इसके अलावा सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम जानते हो, प्लांट्स में वेस्कुलर बंडल होते हैं, क्या काम करते हैं बेटा, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। जो सीव ट्यूब होता है उसमें एब्सेंट रहेगा, ठीक है। हाँ, इसके अलावा एब्सेंट इन ऑल प्रोकैरियोटिक सेल्स, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। कॉमन नेम इनको हम क्या बोल सकते हैं बेटा, इन्हें कॉन्ड्रियोसोम्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, कॉन्ड्रियोसोम, कॉन्ड्रियोप्लास्ट भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, कॉन्ड्रियोप्लास्ट, प्लाज्मोसोम्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। प्लास्टोसोम्स भी बोल सकते हैं, और प्लास्टोकॉन्ड्रियोन्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा, प्लास्टोकॉन्ड्रियोन्स, ठीक है। ये है बेटा इसके कॉमन नेम, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी डिस्कवरी की। किसकी बात करते हैं बेटा, डिस्कवरी, ठीक है। सबसे पहले जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स या इंसेक्ट, ठीक है, इसमें आप लोगों के दे रखा होगा बेटा इंसेक्ट, ये दे रखा है इंसेक्ट। तो इंसेक्ट की विंग मसल्स होती है, विंग मसल्स का मतलब समझते हो, जिससे वो फ्लाइट करते हैं, ठीक है। तो इंसेक्ट की विंग मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था कोलिकर्ने। किसने किया था बेटा, कोलिकर्ने, 1850 में। और तब उसे क्या नाम दिया बेटा, सार्कोसोम नाम, ठीक है। फ्लेमिंग ने इसे फाइला नाम दिया बेटा। क्या नाम दिया है, फाइला। क्यों, क्योंकि ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा, बायोप्लास्ट। बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और मेवेस ने इसे निम्फिया प्लांट में डिस्कवर किया था। किसमें, निम्फिया प्लांट में, ठीक है। आया समझ में, प्लांट में डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है, मेवेस को जाएगा। किसको जाएगा बेटा, मेवेस को जाता है, ठीक है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रेस्पिरेशन, दिस इज डिस्कवर्ड बाय माइकेलिस, ठीक है। ये हो गया बेटा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर आप देखते हो, ठीक है, समझना इस चीज, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया। इस माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर्स प्रेजेंट। कितनी लेयर्स होंगी बेटा, 2 लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। जिसमें हम इसे तो हम कहेंगे बेटा आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अलावा इसके इंटरनल साइड में एक मेम्ब्रेन और प्रेजेंट होती है, ठीक है। और वो जो मेम्ब्रेन होती है
ठीक है, और वो जो मेम्ब्रेन होती है उसमें मल्टीपल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे बेटा, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, दोनों के बीच में देखो बेटा स्पेस दिख रहा होगा, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में, इसे हम बोलते हैं बेटा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहेंगे बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके इंटरनल साइड में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा होगा इसे हम बोलते हैं बेटा क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। अब क्या होता है बेटा, इसके इंटरनल साइड में, इसके इंटरनल साइड में, इनर मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड में एक जेली लाइक सब्सटेंस भरा होता है। क्या भरा होता है बेटा, जेली लाइक सब्सटेंस, जिसे नाम दिया जाता है मैट्रिक्स बेटा, मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है बेटा, इसमें आपके जो इनर मेम्ब्रेन होती है उस इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम बोलते हैं बेटा F1 पार्ट। क्या कहेंगे, F1 पार्टिकल्स कहेंगे, या इन्हें और बोलते हैं बेटा ऑक्सीसोम्स। क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीसोम। ठीक है, और ऑक्सीसोम्स जो होते हैं ये इसकी फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है बेटा, फंक्शनल यूनिट। ठीक है, ये देखो, अब देखो इसमें, ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा होगा बेटा, इस माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इसे मैं क्या कहूंगा बेटा, आउटर मेम्ब्रेन। क्या कहेंगे, आउटर मेम्ब्रेन। अब ये देखो इसमें इनर लेयर दिख रही होगी, इस इनर लेयर को मैं क्या कहूंगा बेटा, इनर मेम्ब्रेन। क्या कहूंगा, इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब देखो दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये गैप दिख रहा होगा बेटा। ठीक है, इस गैप को हम क्या कहेंगे बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहेंगे इसे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अब देखो यहां पे ये इनर मेम्ब्रेन दिख रही है। अब ये इनर मेम्ब्रेन क्या कर रही है बेटा, इस साइड में लाइक प्रोजेक्ट कर रही है, दिख रहा होगा, बहुत सारे इनर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं बेटा। देखो ये दिख रहा होगा, यहाँ पे ये बहुत सारे प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं। इन प्रोजेक्शन को हम क्या कहेंगे बेटा, क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, क्रिस्टी। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। क्रिस्टी के इंटरनल साइड में ये लिक्विड भरा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, इस लिक्विड को हम बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। क्या कहेंगे, अंडरस्टैंड। अब देखो यहां पर ये ब्लैक ब्लैक कलर के, ये देखो यहां पर बहुत सारे टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है बेटा। क्या कहेंगे इनको, इन्हें हम बोलते हैं बेटा F1 पार्टिकल। क्या कहेंगे बेटा, इन्हें हम F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स को ही मैंने और क्या नाम दिया है, ऑक्सीसोम नाम दिया है। ठीक है, ऑक्सीसोम इसलिए दिया है क्योंकि ये क्या करता है बेटा, ऑक्सीडेशन हेल्प करता है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में अगर आप देखते हो बेटा तो क्रिस्टी की स्ट्रक्चर आपको अलग से देखने को मिले। ठीक है, ये देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर मैंने जो वहां पे ड्रॉ करी थी। ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस है और ये क्रिस्टी दिख रही होंगे। ठीक है, वापस वही स्ट्रक्चर। ये देखो बेटा, आपके ये इनर फोल्डिंग वाली जो स्ट्रक्चर है उसे क्या नाम दिया है बेटा, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को क्रिस्टी। क्या नाम दिया है बेटा, क्रिस्टी। क्रिस्टी जो है उसमें भी दो लेयर दिख रही होगी बेटा। ये देखो इसे हमने क्या नाम दिया है, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या नाम दिया बेटा, इनर। क्रिस्टी क्या कौन कौन सी मेम्ब्रेन बनाती है बेटा, इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी बनाती है। ठीक है, तो ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन अंदर जा रही है बेटा और ये अंदर जाके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है क्रिस्टी। क्रिस्टी के ऊपर देखो बेटा, यहां पर टेनिस रैकेट लाइक स्ट्रक्चर दिख रही होगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर। क्या कहेंगे बेटा, F1 पार्टिकल। ये ही हम क्या कहेंगे बेटा, ऑक्सीसोम्स कहेंगे। आया समझ में। और इसके क्रिस्टी के इंटरनल साइड में यहां पर एक स्पेस दिख रहा होगा, इसे बोलते हैं बेटा इंट्राट्यूबुलिस
स्पेस या इनर क्रिस्टी स्पेस, सिंपल वर्ड में मैं इनको क्या बोल सकता हूं बेटा, इनर क्रिस्टी स्पेस, क्या कहते हैं बेटा, इनर क्रिस्टी स्पेस। ठीक है, अब इसके बाद में इसके F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर देखो बेटा, ये क्रिस्टी की एक स्ट्रक्चर, ठीक है। देखो इसमें ये तो मैंने क्या बताया था बेटा, आउटर मेम्ब्रेन, और ये क्या हो गया बेटा, इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन में ये यहां पर देखो, ये मैंने बताया था ना, इंटर क्रिस्टल स्पेस, क्या बताया बेटा, इंटर क्रिस्टी। ये जो क्रिस्टी होती है, इस क्रिस्टी पर देखो बेटा, ये F1 पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, क्या दिख रहे हैं बेटा, F1 पार्टिकल्स। F1 पार्टिकल्स को ही मैंने नाम दिया बेटा ऑक्सीसोम, क्या नाम दिया है, ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि ध्यान से समझना, यहां पर इसका हेड पार्ट होता है, इस हेड पार्ट पर क्या प्रेजेंट होता है बेटा, ऑक्सीडेटिव एंजाइम क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। और ये एंजाइम का काम क्या होता है कि ऑक्सीडेशन का काम करता है, जिसे हम बोलते हैं बेटा फोस्फोराइलेशन, क्या कहेंगे, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। फोस्फोरस इसमें ऐड होता है, कैसे ऐड होता है बेटा, तो इस एटीपी बनाना, क्या बनाना है, एटीपी बनाना है, तो कैसे बनेगा बेटा, एडीपी प्लस ऑर्गेनिक फॉस्फेट, क्या समझ में, इसके साथ में क्या जुड़ रहा है, फॉस्फोरस जुड़ रहा है, इसीलिए इसे हम ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन कहते हैं, ठीक है। आगे आएगा बेटा, ठीक है। इसमें आपके F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर नहीं दे रखी है, मैं यहां पर बना देता हूं बेटा F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर, देखो, ठीक है। इसमें दो स्पेस याद रखना बेटा, इनर जो लेयर है इनर मेम्ब्रेन, इसमें 2 स्पेस याद रखना, ये वाला, इसके अंदर क्या आ जाता है बेटा, मैट्रिक्स आ जाता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं बेटा एम फेस, क्या कहेंगे, एम फेस। और इस साइड में ये देखो, ये गैप के यहां पर जो आता है ना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं बेटा सी फेस, क्या कहते हैं, सी फेस। अब एम फेस पर देखो बेटा, ये एम फेस, ये एम फेस पर यहां पर ये स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा, इसे हम बोलते हैं, क्या कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर देखो बेटा, F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर को मैं यहां पे अलग से ड्रॉ कर रहा हूं, ये F1 पार्टिकल, इसे हम बोलते हैं बेटा बेस, क्या कहेंगे, बेस। इसे हम बोलते हैं बेटा स्टॉक, क्या कहेंगे, स्टॉक। इसे हम बोलते हैं बेटा हेड, क्या कहेंगे, बेस जो होता है इसे हम F0 पार्टिकल भी कहेंगे, क्या कहेंगे बेटा, F0 पार्टिकल कहेंगे, ठीक है। और जो हेड होता है, उस हेड में क्या होगा बेटा, आपके जितने भी ऑक्सीडेटिव एंजाइम हो वो इसमें होते हैं, कौन से एंजाइम, ऑक्सीडेटिव एंजाइम। और ऑक्सीडेटिव एंजाइम जो होते हैं वो क्या काम करते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन का काम करते हैं। ऑक्सीडेशन की वजह से क्या होता है बेटा, एटीपी बनता है, मतलब एनर्जी बन रही है, आया समझ में। इसीलिए ये F1 पार्टिकल्स जो होते हैं ये फंक्शनल यूनिट होते हैं, क्या होते हैं बेटा, फंक्शनल यूनिट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन अकर्स इन F1 particles due to presence of oxidative enzyme in head of F1 particles, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट। तो देखो यहां पर इसमें नंबर ऑफ उसकी बात कर रहे हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं। तो ये अमीबा में, ठीक है, हम क्या बोलते हैं बेटा, काउस काउस। दीज आर 25 इन वन स्पर्म में बेटा अमीबा की बात करते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है डाटा मिस हो गया, ये यहाँ पे लिख रहा हूं बेटा अप्रोक्स 5 फ्लेक अमीबा मिल, सॉरी अमीबा में कितने मिलेंगे, 5 फ्लेक माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब आप ये समझो बेटा कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हर उस सेल में डिफरेंट होंगे जो डिफरेंट वर्क के लिए मॉडिफाइड या डिफरेंशिएट होती है, ठीक है। रीजन क्या होता है कि किसी सेल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसी सेल को कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जिस सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होंगे, ठीक है। और जिस सेल को कम एनर्जी या लिस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी
कम अमाउंट में होंगे। तो ह्यूमन स्पर्म में कितने होते हैं बेटा, कितने होंगे 25, ठीक है। और किडनी सेल्स में अप्रोक्स 300 किडनी सेल्स फिल्ट्रेशन का काम करती है। पोडोसाइट सेल्स का नाम सुना होगा, ठीक है। और आपके लिवर सेल्स में 1000 टू 1600 तक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ठीक है। और जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, कॉन्ड्रियोम कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉन्ड्रियोम। मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया कलेक्टिवली नॉन एज कॉन्ड्रियोम। प्लूरल वर्ड है, क्या है बेटा, प्लूरल वर्ड। साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये 0.5 से 1 माइक्रोमीटर के अप्रोक्स होता है, ठीक है। लेंथ कितनी होती है बेटा, 10 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो मैंने इसमें बताया था कि ये डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेल्स होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज बाउंडेड बाय 2 यूनिट मेम्ब्रेन। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल मैंने बताया था, रॉबर्टसन ने प्रपोज किया था, ठीक है। सेपरेटेड बाय पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बताया मैंने, दोनों लेयर के बीच का जो स्पेस होता है उसे हमने क्या नाम दिया बेटा, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। कितना होगा 60 to 80 एंगस्ट्रम। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्पेशल परमेबल बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंटीग्रल प्रोटीन। कल मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 टाइप का प्रोटीन ओक्यूरेंस होता है। एक तो होता है बेटा पेरिफेरल प्रोटीन और एक होता है बेटा इंटीग्रेटेड प्रोटीन। कौन सा, इंटीग्रेटेड। तो इंटीग्रेटेड प्रोटीन की वजह से ही ये परमेबिलिटी शो करता है। क्या करता है बेटा, परमेबिलिटी दे रखा है, परमेबल होता है, ठीक है। कॉल्ड पोरीन। द इनर मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव परमेबल। सेलेक्टिव परमेबल, परमेबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड ऑफ कॉन्वुलेटेड टू फॉर्म माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी। वही चीज बताया था बेटा मैंने कि ये इनर लेयर जो होती है वो इंटरनल साइड में फोल्ड करके क्या करती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना लेती है, जिन्हें हम क्या कहेंगे बेटा, क्रिस्टी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रिस्टी। इन एनिमल दीज आर कॉल्ड क्रिस्टी एंड प्लांट सेल्स फोल्डिंग आर कॉल्ड एज ट्यूबुलाई और माइक्रोविलाई, ठीक है। प्लांट में इसे हम क्या कहेंगे बेटा, माइक्रोविलाई कहेंगे, ठीक है। बात करते हैं बेटा, द मैट्रिक्स फेसिंग फेस इज कॉल्ड एम फेस। मैंने बताया था कि इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसके क्रिस्टी के इंटरनल साइड में जिस साइड में मैट्रिक्स भरा होता है उसे हमने क्या नाम दिया है बेटा, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको देखो, इस जगह पे देखो बेटा, ये देखो अंदर वाला जो फेस होता है इसे क्या नाम दिया है, एम फेस। और ये बाहर वाला जो फेस होता है इसे क्या नाम दिया बेटा, सी फेस। ये चीज मैं वहां पे बताना चाह रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर जो इंटरनल साइड में जहां पे मैट्रिक्स भरा होता है उसे हम क्या कहेंगे, एम फेस कहेंगे, ठीक है। और जो बाहर वाला फेस होता है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, सी फेस कहेंगे। द एम फेस हैव सम स्मॉल स्टॉक पार्टिकल्स कॉल्ड ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था कि इनर मेम्ब्रेन पर बहुत सारे टेनिस के रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम F1 पार्टिकल्स या ऑक्सीसोम कहते हैं, जो इस माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है बेटा, फंक्शनल यूनिट, ठीक है। F1 पार्टिकल्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स और फ्रेंडेंज, ये है बेटा मोरन पार्टिकल्स, ये सारे इसी के नेम है बेटा। ईच पार्टिकल इज मेड अप ऑफ बेस, स्टॉक एंड हेड। ये देखो बेटा मैंने आपको इसकी स्ट्रक्चर बताई थी, देखो यहाँ पे F1 पार्टिकल्स की स्ट्रक्चर में क्या होता है बेटा, बेस होता है, स्टॉक होता है और हेड होता है। बेस के थ्रू ये क्या करता है बेटा, इस क्रिस्टी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। और स्टॉक जो होता है हेड को कनेक्ट करने का काम करता है, और हेड जो होता है इस पर ऑक्सीडेटिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी बात कर रहे थे बेटा हम F1 पार्टिकल्स की, ठीक है। एंड इज अबाउट 10 nm इन द लेंथ। द नंबर ऑफ ऑक्सीसोम्स इज अबाउट 10 की पावर 4 टू 10 की पावर 5। ये अलग अलग सेल में अलग अलग होता है, ठीक है। क्योंकि मैंने वही चीज बताई थी, जिस सेल को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसका अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है। पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड केमिकली दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। एक ही चीज है कि जहां जहां पर सेल में कवरिंग हो रही है वो फॉस्फोलिपिड से बनी होती है और प्रोटीन से बनी होती है। कलेक्टिवली हम उसे क्या कहेंगे बेटा, लिपोप्रोटीन कहेंगे। क्या कहेंगे, लिपोप्रोटीन। ऑक्सीसोम्स हैव एटीफेज एंजाइम। एटीफेज का मतलब ऐसे एंजाइम जो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम्स मॉलिक्यूल बेकर ने इसे डिस्कवर किया था एंड देयरफॉर रिस्पांसिबल फॉर एटीपी सिंथेसिस। दीज एलिमेंट्री पार्टिकल्स आल्सो कॉल्ड
F0 और F1 पार्टिकल्स। बेटा F0 पार्टिकल्स के लिए मैंने बताया था कि बेस वाला पोर्शन जिससे वो जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गया बेटा इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। इन द मैट्रिक्स अबाउट 2 to 6 कॉपीज ऑफ नेक्ड डबल स्टैंडर्ड डीएनए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एंड राइबोसोम ऑफ 70 एस टाइप आर प्रेजेंट, ठीक है। तो समझो बेटा ये आपके ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। इसके इंटरनल साइड में मैंने यहां पे क्या भर दिया बेटा, मैट्रिक्स भर दिया। क्या भर दिया? मैट्रिक्स भर दिया, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स जो होता है इसमें समझना इस चीज को, इसमें खुद का सर्कुलर डीएनए भी होता है। क्या होता है बेटा? खुद का सर्कुलर डीएनए होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। राइबोसोम्स हमेशा यहां पर 70s टाइप का होता है, ठीक है। तो दो चीजें आपको यहां पे देखनी है बेटा कि ये सर्कुलर डीएनए, यहां पर ये मैं लिख रहा हूं बेटा कि ये सर्कुलर डीएनए है, ठीक है ना। और एक राइबोसोम है जो 70s है। अगर आपने प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ी हो तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये दोनों सिमिलरिटी मिलती है। कौन कौन सी? कि उसमें 70s टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? 70s टाइप ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा उसमें सर्कुलर डीएनए भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि हम अगर इसका इवोल्यूशन पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया का तो वो सिमिलर जाता है किसके? प्रोकैरियोटिक सेल के सिमिलर जाता है। आया समझ में? ठीक है। तो यहां पर क्या दे रखा है बेटा, इसमें 70s टाइप ऑफ राइबोसोम और सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट होता है। इट इज रिच इन जीसी रेशियो। जीसी रेशियो याद करो, चारगाफ रूल। कौन सा? चारगाफ रूल, ठीक है। चारगाफ रूल जब जिन्हें पढ़ोगे तब समझ में आएगा। चारगाफ रूल ये कहता है कि a प्लस जी अप टी प्लस सी इज इक्वल टू 1, मतलब प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स उतने ही होंगे इक्वल अमाउंट में। जितना प्यूरिन्स होगा उतना ही पिरिमिडिन्स होगा। लेकिन यहां पर ये कंडीशन अलाउ नहीं होती है, मतलब यहां पर पिरिमिडिन ज्यादा है। कौन से पिरिमिडिन? देखो ग्वेनिन और साइटोसिन जो है ये दोनों पिरिमिडिन्स में इंक्लूड किए जाते हैं, जबकि एडेनिन और थायमिन को प्यूरिन्स में रखा जाता है। इसका मतलब आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है उसमें पिरिमिडिन मच अमाउंट में पाया जाता है, जबकि प्यूरिन्स लेस अमाउंट में। इसका मतलब ये चारगाफ रूल को फॉलो नहीं करेगा। किसको? चारगाफ रूल को फॉलो नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसमें हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। एब्सेंट हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो कोइलिंग के लिए हेल्प करता है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए के लिए, ठीक है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रियल। दिस सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। वही चीज बताया था बेटा मैंने कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस किया जा रहा है। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर एटीपी प्रोड्यूस किया जा रहा है तो हम उसे बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, which is O2 dependent and light independent. Oxygen must required है, ठीक है। क्रिस्टी कंट्रोल डार्क रेस्पिरेशन F1 particle synthesize all the enzymes required to operate Krebs cycle. Inner membrane contains cytochrome, ठीक है। ये आप पढ़ोगे बेटा प्लांट रेस्पिरेशन में, जब उस कंडीशन में आएगा कि क्रेब्स साइकिल भी चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी चलता है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको याद रखना है बेटा कि F1 पार्टिकल्स जो होता है उसमें ये प्रोसेस रिपीट होती, ठीक है। ये हो गया बेटा इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर। सेमी ऑटोनोमस नेचर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। रीजन मैंने बताया था कि इसका डीएनए होता है। डीएनए में क्या होती है बेटा, रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होती है। डीएनए जब रेप्लिकेट करेगा तो सीधी सी बात है माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि इसमें जो सेल का डीएनए है वो माइटोकॉन्ड्रिया को गाइड करेगा। क्या करेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया को गाइड करेगा। इस वजह से क्या होता है, इसे हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। देखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है? डीएनए की, क्योंकि तो इसमें होता है। उसके अलावा इसमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? राइबोसोम की रिक्वायरमेंट होती है, जो इसमें कौन सा है, 70s टाइप का। ये देखो इसमें दे रखा है 70s राइबोसोम, ठीक है। डीएनए मॉलिक्यूल टू फॉर्म
mRNA एंड ऑल्सो रेप्लिकेट। तो बताया मैंने डीएनए की किसी रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। उसके अलावा एटीपी मॉलिक्यूल्स टू प्रोवाइड एनर्जी, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो वैसे ही एनर्जी का चेंबर है, तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा बेटा, एटीपी प्रेजेंट होगा जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा, ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रिया कैन फॉर्म सम ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोटीन्स but for most of the protein these are dependent upon the nuclear DNA। प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है बेटा वो आपके सेंट्रल डोग्मा को फॉलो करती है। सेंट्रल डोग्मा क्या है समझ लो इस चीज। डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, क्या कर सकता है बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता है, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, क्या बना लेता है, एमआरएनए। एमआरएनए आगे जाके क्या बना लेता है बेटा, प्रोटीन बना लेता है। आया समझ में। तो देखो इस जगह पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस प्रोसेस को तो मैंने क्या नाम दिया है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन। क्या नाम दिया है, ट्रांसक्रिप्शन। और इस प्रोसेस को ट्रांसलेशन नाम, ठीक है। तो प्रोटीन बनाने का जो मेजर फंक्शन है वो कौन कंप्लीट करता है बेटा, न्यूक्लियर डीएनए। कौन, न्यूक्लियर डीएनए। लेकिन इसका भी डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है, लेकिन मेजर इसका होगा बेटा आपके न्यूक्लियर डीएनए का, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, सो द माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। रीजन, क्योंकि ये अपनी रेप्लिकेशन तभी कर सकता है जब न्यूक्लियर डीएनए अलाउ करेगा। टू स्टेट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं बेटा। अब टू स्टेट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये कहता है बेटा कि अगर आपकी सेल में एनर्जी कम है तो उसका मतलब ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया कम है, और वो कंडीशन आती है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया को मच अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, जब एनर्जी अपनी बॉडी में कम होती है तो हम क्या करते हैं, खाना खा लेते हैं, एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। और किसी सेल में अगर एनर्जी ज्यादा होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की लेस एक्टिविटी होती है। तो देखो बेटा, व्हेन एटीपी सिंथेसिस इज लो और द रेस्पिरेटरी चेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इनहिबिट्स, इट इज कॉल्ड inactive or orthodox state, ठीक है, and has large amount of matrix and only a few cristae, but when mitochondria are active or condensed state it have small amount of matrix and highly developed cristae. This show that the development of mitochondria depends upon the physiological activity of the cell। का मतलब यही चीज मैंने बताई थी कि अगर किसी सेल को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है तो वो फिजियोलॉजिकल एक्टिव रहेगा, इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ज्यादा रहेगी, इसका मतलब उसमें क्रिस्टी और एफएन पार्टिकल्स ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और अगर उसमें एनर्जी की कम रिक्वायरमेंट है तो क्रिस्टी और माइटोकॉन्ड्रिया की जो अमाउंट होती है वो भी कम होती है, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो ये दिया था बेटा कोहन ने केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। देखते हैं बेटा, बात करते हैं प्रोटीन कितने परसेंट, 65 से 70% लिपिड होता है बेटा, 25 से 30% हमेशा इसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होता है बेटा। क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड, ठीक है। उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल जो होता है और विटामिन प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें 2 to 5% आरएनए, ठीक है, और सम अमाउंट ऑफ डीएनए। ये अपने सेलुलर डीएनए का अप्रोक्स 1% है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितने, सेलुलर डीएनए का ओनली 1% पार्ट बना, ठीक है। द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हैज मेनी कैटाबोलिक एंजाइम्स लाइक साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड रिडक्टेज, फैटी एसिड ऑक्सीडेज, ट्रांसएमिनेज, ठीक है। एंजाइम्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो बेटा इसमें अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। ये आउटर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसमें मोनोएमीन ऑक्सीडेज आता है, ग्लिसरोफॉस्फेटेज आ जाता है, उसके अलावा एसिटाइल ट्रांसफरेज और फोस्फोलाइपेज एंजाइम, ये है बेटा आपके आउटर मेम्ब्रेन के एंजाइम, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो इसमें साइटोक्रोम आएगा, ठीक है। और उसके अलावा हम बात करते हैं बेटा इसमें पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की बात करते हैं तो इसमें काइनेज एंजाइम, एसिटाइलेट, एडिनाइलेट काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, और उसके अलावा न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम भी इसमें प्रेजेंट होगा। इनर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इसमें मोस्टली प्रेजेंट होता है। ओरिजिन मोस्ट है बेटा, क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन के लिए आपको इतना समझना है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ इवोल्युएट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, सेल्फ इवोल्युएट हो सकता है। उसका रीजन क्या है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में सेल्फ डीएनए, ठीक है।
लेकिन इसके इवोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है बेटा, सेलुलर डीएनए के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, मतलब खुद खुद को बना सकता है। ठीक है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल्स, सो न्यू माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑलवेज formed by growth and division of pre-existing mitochondria by binary fission। मतलब ये है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें यहां पर सेंट्रल ग्रुव बनती है, ये आगे जाके ट्रू माइटोकॉन्ड्रिया यूज हो जाते हैं। इसका एवरेज लाइफ स्पेन 5 डेज होता है। इसका माइटोकॉन्ड्रिया का एवरेज लाइफ स्पेन जो होता है वो कितना होता है बेटा, 5 डेज होता है। ठीक है, देखो बेटा इसमें आउटर और इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सिंपल सा याद रखना बेटा, इट इज स्मूथ हैविंग लेस एरिया। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें एरिया कम होता है, रीजन क्या है बेटा, फोल्डिंग नहीं होती है, इसमें फोल्डिंग होती है, लार्ज एरिया होता है। इट फ्रीली परमेबल, क्या होता है बेटा, फ्रीली परमेबल होती है, सबके लिए परमेबल होती है, कुछ भी आ जा सकता है। ठीक है, ये सेमी परमेबल होती है, क्या होती है बेटा, सेमी परमेबल होती है, और कुछ पार्ट्स के लिए इम्परमेबल होती है, जैसे कि ओ एंजाइम ए एंड निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके अलावा इट कंसिस्ट अबाउट 50% लिपिड एंड 50% ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, 80% तो प्रोटीन होगा और 20% क्या होता है बेटा, लिपिड होता है। ठीक है, सेलिक एसिड इज मोर, और इसमें सेलिक एसिड जो होता है वो काफी लेस होता है। नियर अबाउट 14% एंजाइम्स आर प्रेजेंट एंड अबाउट 60% एंजाइम्स जो होते हैं वो इनर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बना हुआ बेटा इस जगह से क्वेश्चन बना हुआ है, विच मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज मोर परमेबल। ठीक है, तो याद रखना बेटा इस जगह। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। किसकी बात कर रहे हैं, फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का मेन रोल तो होता है बेटा आपके एनर्जी प्रोड्यूस करने का। क्या होता है बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस करने का। इसका मतलब इससे रिलेटेड सारे टर्म्स आ जाएंगे। मैं कहूं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाला इसमें आएगा, क्रेब्स साइकिल वाला इसमें आएगा, ईटीएस इसमें आएगा। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस इसमें आएगी। माइटोकॉन्ड्रिया और कॉल्ड पावर हाउस और स्टोरेज बैटरी और एटीपी मील्स एज दीज आर द साइट ऑफ एटीपी फॉर्मेशन। एनर्जी हाउस इसीलिए बोला था बेटा कि ये क्या करते हैं बेटा, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, intermediate product of cell respiration are used in the formation of steroid, cytochromes and chlorophyll etc। इसके तो कोई भी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस होती है उसमें कुछ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनते हैं जो रेस्पिरेशन बेटा आगे वो किस में काम में आ जाते हैं बेटा, साइटोक्रोम बनाने में काम में आ जाते हैं, क्लोरोफिल बनाने में काम में आ जाते हैं। और ऑल्सो seat of some amino acid biosynthesis। Mitochondria also regulate the calcium ion concentration inside the cell। very important, कैल्शियम आयन को रेगुलेट करता है। कैल्शियम आयन के साथ में ये मैग्नीशियम आयन के लिए भी इंपॉर्टेंट साइट है बेटा। देखो ये क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होगा। ठीक है, और ये क्या करता है बेटा, योक बनाने का काम करता है। क्या बनाता है बेटा, योक बनाने का काम करता है। इसके अलावा क्या होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म का मिडल पार्ट बनाता है। क्या बनाता है बेटा, स्पर्म का मिडल पार्ट बनाता है जो स्पर्म को मोबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो फिनिश। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू वेरी मच।